हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और जोरों शोरों से अपनी पढ़ाई में बिजी होंगे। आज हम बात करने वाले हैं 10वीं कक्षा के विज्ञान सब्जेक्ट के अध्याय 12 के बारे में, जिसका नाम है विद्युत या फिर इलेक्ट्रिसिटी। इसके पार्ट फर्स्ट को हम पहले ही पढ़ चुके हैं। आज हमने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो सबसे पहले वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप जाके पार्ट फर्स्ट देखिए, या फिर यहाँ पर आई बटन पर भी आ रहा होगा, वहां पर क्लिक करके भी आप पार्ट फर्स्ट को देख सकते हैं। मेरा नाम है सोनू, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल मेगा साइंस व्यू। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं विशिष्ट प्रतिरोध या विद्युत प्रतिरोधकता क्या होती है। 1 मीटर लंबे एवं 1 वर्ग मीटर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले चालक तार के प्रतिरोध को उस पदार्थ की विद्युत प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। इसका SI मात्रक ओम इंटू मीटर होता है तथा इसे रो से दर्शाते हैं। ये जो बना हुआ है ये किसका साइन है? रो का साइन है, जिससे हम विद्युत प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध को दर्शाते हैं। ये देखिए, ये कोई हमारा तार है जो कि क्या है, 1 मीटर ही लंबा है तथा 1 मीटर ही चौड़ा है। ये देखिए 1 मीटर ही लंबा है और 1 मीटर ही चौड़ा है। अब इसका हम क्षेत्रफल निकालें तो कितना आएगा? क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो 1 का गुणा 1 में करेंगे तो क्षेत्रफल भी कितना आएगा? 1 मीटर स्क्वायर। तो इसकी लंबाई कितनी है? 1 मीटर, और क्षेत्रफल भी कितना है? 1 मीटर स्क्वायर। ऐसे तार के प्रतिरोध को ही विद्युत प्रतिरोध या विद्युत प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, ओम इंटू मीटर, और जिसे हम रो से दर्शाते हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है, समान पदार्थ के 2 तारों में यदि एक पतला तथा दूसरा मोटा हो तो इनमें से किसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होगी, जबकि उन्हें समान विद्युत स्रोत से संयोजित किया जाता है, और क्यों? यानी कि हमारा समान पदार्थ का कोई तार है, यानी कि उसकी प्रकृति समान है, चाहे तांबे का तार है या फिर एल्यूमिनियम का। तो तांबे का तार ले लिया, वो अलग अलग मोटाई और लंबाई का है, एक तार पतला है और एक तार के मोटा है। तो हमसे पूछा है कि किसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होगी और क्यों। देखिए आंसर देखिए, हमें पता है कि जो तार का प्रतिरोध होता है वह क्या होता है, मोटाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी जैसे जैसे हम तार की मोटाई बढ़ाते जाएंगे तार का प्रतिरोध कम होता जाएगा। इसीलिए जो मोटा तार है उसमें क्या होगा, धारा आसानी से प्रवाहित होगी। क्यों? क्योंकि इसका प्रतिरोध कम होता है। यानी कि मोटे तार का प्रतिरोध कम होने के कारण इसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होगी। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, मान लीजिए किसी विद्युत अवयव के 2 सिरों के बीच विभवांतर को उसके पूर्व के विभवांतर की तुलना में घटाकर आधा कर देने पर भी उसका प्रतिरोध नियत रहता है, यानी कांस्टेंट रहता है, यानी प्रतिरोध नहीं बदलता। तब उस अवयव से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा में क्या परिवर्तन होगा। यानी कि क्वेश्चन कह रहा है कि हमने किसी तार के 2 सिरों के मध्य जो विभवांतर है उसे आधा कर दिया है, जबकि उस तार का प्रतिरोध नियत है। उस समय उस तार से प्रवाहित होने वाली जो धारा है उसके मान में क्या परिवर्तन होगा? क्या धारा बढ़ेगी या घटेगी, या फिर कोई भी परिवर्तन नहीं होगा? उत्तर देखिए, हम जानते हैं कि V बराबर क्या होता है, IR। तो I बराबर क्या होगा, V अपॉन R। यहाँ पर R क्या है, नियत है, कांस्टेंट है। तब I समानुपाती किसकी होगी, V की। यहाँ पर ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर I समानुपाती होगी V की, यानी कि विभवांतर की। यहाँ पर ये देखिए दिखाई दे रहा है, I समानुपाती किसके, V की। अर्थात विभवांतर का मान धारा के आधा कर देने पर भी आधी हो जाएगी। यानी जैसे हम विभवांतर के मान को आधा करेंगे धारा का मान भी क्या होगा, आधा हो जाएगा। लेकिन अगर हमारा जो विभवांतर, नया वाला जो विभवांतर है उसे हम V डैश माने तो वह क्या होगा, जो हमारा पुराना विभवांतर यानी V उसका आधा। यही तो हमने बोला है कि विभवांतर को आधा कर दें, यानी 1/V कर दें। तो 1/V बराबर क्या होगा, हमारा V डैश। इसी प्रकार हमारी जो धारा होगी वो भी विभवांतर के साथ चेंज होगी, क्योंकि विभवांतर की समानुपाती है। तो वो क्या हो जाएगी, I डैश बराबर V डैश अपॉन R।
अब देखिए यहाँ पर हमने क्या किया है, वी डैश का मान रख दिया है। वी डैश का मान कहाँ है, यहाँ से हमने क्या किया है, वी डैश का मान रख दिया है यहाँ से उठाकर। इसमें वी डैश का मान क्या है, 1/2 बराबर 1/2 वी। अब देखिए अब हमारे पास ये सूत्र क्या बनकर आएगा, यहाँ पर जो हमारी 2 है वह नीचे आ जाएगी और v जो है उसका गुणा 1 में हो जाएगा, v/2r। अब यहाँ से हमारे v/r क्या होती है, i होती है, तो i डैश बराबर क्या हो जाएगी, 1/2i, यानी हमारी धारा का मान भी आधा हो जाएगा। अब देखिए एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि विद्युत टोस्टरों तथा स्त्रियों के तापन अवयव शुद्ध धातु के न बनाकर मिश्र धातु या मिश्रातु के क्यों बनाए जाते हैं। उत्तर देखिए, मिश्र धातुओं की विद्युत प्रतिरोधकता जो होती है शुद्ध धातुओं की तुलना में अधिक होती है, यानी मिश्र धातुओं का जो प्रतिरोध होता है वह क्या होता है, अधिक होता है, जिसके कारण से क्या होता है, ताप वृद्धि के साथ इनकी प्रतिरोधकता में नगण्य परिवर्तन होता है और इनकी जो प्रतिरोधकता है उसमें ताप बढ़ाने पर नगण्य या ना के बराबर परिवर्तन होता है। इसके अलावा मिश्र धातुओं का ऑक्सीकरण भी कम होता है, यानी मिश्र धातुएं जो होती हैं वह वायु या तथा नमी की या किसी अम्ल की उपस्थिति में उनका ऑक्सीकरण होकर संचारित नहीं होती। इस कारण से टोस्टर, इस्त्री तथा हीटर आदि चालक मिश्र धातुओं के बनाए जाते हैं। यानी क्या होता है, हमारी जो मिश्र धातु होती है उसकी प्रतिरोधकता अधिक होती है, जिसके कारण उसका ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध में नगण्य परिवर्तन होता है। इसीलिए हमारी जो धातुएं होती हैं उसकी अपेक्षा जो मिश्र धातुएं होती हैं उनके हमारे जो विद्युत इस्त्री है, टोस्टर है या हीटर है, ये सारी चीजें या तापन अवयव जो होते हैं वो बनाए जाते हैं। अब देखिए परिवर्ती प्रतिरोध क्या होता है, यहाँ पर प्रतिरोध है, लिखा नहीं गया है, भूल में रह गया है। परिवर्ती प्रतिरोध क्या होता है, स्रोत की वोल्टता में बिना कोई परिवर्तन किए परिपथ की विद्युत धारा में परिवर्तन करना या विद्युत धारा को नियंत्रित करने के लिए उपयोग में लिए जाने वाले अवयव को परिवर्ती प्रतिरोध या धारा नियंत्रक कहते हैं। परिवर्ती प्रतिरोध या धारा नियंत्रक कहते हैं। परिवर्ती प्रतिरोध को हम क्या कहते हैं, धारा नियंत्रक कहते हैं। यानी हमारे जो स्रोत है उससे वोल्टता समान आ रही है परिपथ में, उस परिपथ में जो विद्युत धारा समान प्रवाहित हो रही है उसके हम प्रतिरोध को बढ़ाकर या घटाकर धारा के मान को बढ़ा घटा रहे हैं। हमें पता है धारा प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है। प्रतिरोध को हम बढ़ाएंगे तो धारा का मान कम हो जाएगा और प्रतिरोध को कम करेंगे तो धारा का मान अधिक हो जाएगा। अब देखिए धारा नियंत्रक, परिवर्ती प्रतिरोध को धारा नियंत्रक कहते हैं। परिवर्ती प्रतिरोध की जगह धारा नियंत्रक भी पूछा जा सकता है। तो क्या वही है, किसी परिपथ में प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए प्राय जिस युक्ति का प्रयोग किया जाता है उसे धारा नियंत्रक कहते हैं। यानी प्रतिरोध को हम परिवर्तित कर रहे हैं या तो बढ़ा रहे हैं, घटा रहे हैं, जिसके कारण हमारी धारा नियंत्रित हो रही है। प्रतिरोध धारा के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि हम किसी तार के प्रतिरोध को बढ़ाएंगे तो धारा का मान कम हो जाएगा और यदि हम किसी तार की प्रतिरोध को कम करेंगे तो धारा का मान अधिक हो जाएगा। इस प्रकार परिवर्ती प्रतिरोध या धारा नियंत्रक से हम किसी चालक तार के प्रतिरोध को घटा बढ़ाकर धारा के मान को नियंत्रित करते हैं। देखिए वोल्ट मीटर क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापने के लिए जिस यंत्र का उपयोग किया जाता है उसे वोल्ट मीटर कहते हैं। यानी किसी चालक तार के दो बिंदुओं के मध्य जो विभवांतर है उसे मापने के लिए जिस युक्ति या जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम विभवांतर कहते हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्रतिरोध का श्रेणी क्रम संयोजन किसे कहते हैं, इसके तुल्य, समान या फिर कुल प्रतिरोध का सूत्र स्थापित कीजिए। 5 या 6 नंबर का क्वेश्चन हर तीसरी साल एग्जाम में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर में देखिए श्रेणी क्रम संयोजन, सबसे पहले श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। हम 3 प्रतिरोध तार R1, R2 तथा R3 लेते हैं। प्रतिरोध R1 का पहला सिरा
परिपथ से तथा R1 का दूसरा सिरा R2 के पहले सिरे से तथा R2 का दूसरा सिरा R3 के पहले सिरे से तथा R3 का दूसरा सिरा परिपथ से संयोजित करते हैं। इस प्रकार प्राप्त संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास 3 प्रतिरोध है डायग्राम में, R1, R2 और R3। इसमें हमने किया क्या है, R1 का पहला सिरा परिपथ से संयोजित किया है, उसका दूसरा सिरा R2 प्रतिरोध के पहले सिरे से संयोजित किया है तथा R2 का दूसरा सिरा R3 प्रतिरोध के पहले सिरे से संयोजित किया है। उसके बाद R3 प्रतिरोध का तीसरा सिरा परिपथ से संयोजित कर दिया है। इस प्रकार हमारे पास जो प्राप्त संयोजन है उसे श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। ये देखिए यहाँ पर हमारे पास श्रेणी क्रम संयोजन का डायग्राम है। सबसे पहले हम बात करेंगे अब हम बात करते हैं श्रेणी क्रम संयोजन के लिए सूत्र। श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध यानी R1, R2, R3 में प्रवाहित विद्युत धारा का मान समान होता है। ये देखिए यहाँ से जो विद्युत धारा आई प्रवाहित हो रही है वह तीनों प्रतिरोध R1, R2 में समान प्रवाहित हो रही है, यानी धारा का मान समान है। परंतु प्रतिरोधों का मान अलग अलग होने के कारण प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर भी कैसा होगा, अलग अलग होगा, यानी V1, V2 तथा V3 होगा। ये देखिए विभवांतर जो है डायग्राम में V1, V2 और V3 यानी तीनों प्रतिरोध अलग हैं, जिस वजह से तीनों प्रतिरोधों के सिरों पर जो विभवांतर है वह भी कैसा है, अलग अलग है, जबकि इनसे प्रवाहित होने वाली धारा का मान समान है। अतः ओम के नियम से, ओम का नियम क्या कहता है, V बराबर IR, तो तीन हमारे विभवांतर हैं यानी V1, V2, V3, तो प्रतिरोध विभवांतर V1 क्या होगा, V1 बराबर IR1, V2 बराबर IR2 और V3 बराबर IR3। तीनों प्रतिरोधों का कुल विभवांतर यदि V हो तो V बराबर क्या होगा, तीनों को जोड़ देंगे V1 प्लस V2 प्लस V3, ये हमारा V आ जाएगा। इसे नाम दे देते हैं हम समीकरण 2। अब संपूर्ण परिपथ का तुल्य प्रतिरोध या कुल प्रतिरोध R हो तो V बराबर क्या होगा हमारा, V बराबर IR होगा। इसे हम समीकरण 3 नाम दे देते हैं। अब देखिए समीकरण 1 और 1 व 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, V बराबर IR है, तो V का मान रख देंगे, V का मान क्या है IR। उसके बाद यहाँ पर क्या है, V1, V2, V3 है समीकरण 2 में, उसका मान हम समीकरण 1 से रख देंगे। क्या दे रखा है, V1 का मान IR1, V2 का IR2 और V3 का IR3। अब देखिए यहाँ से हमने क्या किया, ये हमारा IR है और ये हमारा क्या है, यहाँ से हमने I कॉमन ले लिया है, ये आ गया कोष्टक में हमारा R1 प्लस R2 प्लस R3। यहाँ से हमने I से I को कैंसिल कर दिया, हमारे पास यहाँ पर आ गया R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। यही क्या है हमारा प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन है। अर्थात प्रतिरोध तारों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर सभी तारों का तुल्य प्रतिरोध या कुल प्रतिरोध तार के प्रतिरोधों के जोड़ के बराबर होता है। यानी किसी भी तार का यदि हमने श्रेणी क्रम में संयोजन किया है तो उसके जो कुल प्रतिरोध है वह उसके तार के श्रेणी क्रम में जुड़े सभी प्रतिरोधों के जोड़ के बराबर होता है। अब देखिए ऐसे एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि समांतर क्रम से संबंधित है, यानी प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन किसे कहते हैं। इस संयोजन के तुल्य, समान या फिर कहें कुल प्रतिरोध को ज्ञात करने का सूत्र स्थापित कीजिए। उत्तर देखिए, प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन यानी प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन किसे कहते हैं। हम 3 प्रतिरोध R1, R2, R3 लेते हैं जिस प्रकार हमने श्रेणी क्रम संयोजन में लिया था। प्रत्येक प्रतिरोध का तार पहला सिरा एक साथ एक बिंदु A से तथा प्रत्येक प्रतिरोध के तार का दूसरा सिरा एक बिंदु B से संयोजित करते हैं। इस प्रकार प्राप्त संयोजन को समांतर क्रम संयोजन या पार्श्व क्रम संयोजन कहते हैं। हमने किया है डायग्राम में देखिए, हमारे पास एक बिंदु A है तथा एक बिंदु B है।
हमने प्रत्येक प्रतिरोध यानी R1, R2 तथा R3 तीनों का पहला सिरा हमने बिंदु A से संयोजित किया एक साथ तथा दूसरा सिरा बिंदु B से संयोजित किया है एक साथ। इस प्रकार ये तीनों प्रतिरोध हमारे पास किस में आ गए, समांतर क्रम में या पार्श्व क्रम में आ गए। इसी को हम समांतर क्रम संयोजन या पार्श्व क्रम संयोजन कहते हैं। इस संयोजन में देखिए हमारी जो प्रवाहित होने वाली धारा है वह क्या होती है, तीन भागों में बढ़ जाती है, R1, R2, R3। यानी हमारे समांतर क्रम संयोजन में धारा का मान अलग अलग होता है क्योंकि प्रतिरोधों का मान अलग अलग होता है, परंतु तीनों पर जो हमारा विभवांतर होगा उसका मान कैसा होगा, समान होगा। अब देखिए सूत्र स्थापित करना। समांतर क्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित विद्युत धारा का मान अलग अलग होगा, यानी क्या होगा, I1, I2, I3, परंतु प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर समान होगा। और प्रतिरोध R1, R2 में प्रवाहित धारा का मान क्या हो जाएगा, I1, I2, I3 हो जाएगा। तथा परिपथ में विभवांतर V हो तो ओम के नियम के अनुसार, यानी हम ओम का नियम लगा देंगे। ओम का नियम क्या कहता है, ओम का नियम कहता है V बराबर IR। यहाँ से हमें I का मान निकालना है तो I क्या होगा, I बराबर V अपॉन R, परंतु I हमारे पास 3 है तो I1 क्या होगा हमारे पास V अपॉन R1, I2 क्या होगा V अपॉन R2, I3 क्या होगा V अपॉन R3। इस समीकरण को हम पहला नाम दे देते हैं। उसके बाद देखिए परिपथ में कुल धारा जो I है हमारी वह क्या होगी, तीनों विद्युत धाराओं की जोड़ के बराबर होगी, यानी I1 प्लस I2 प्लस R3। इसे हमने समीकरण 2 नाम दे दिया। उसके बाद यदि तीनों प्रतिरोधों के तुल्य यानी कि कुल प्रतिरोध का मान R हो तो I बराबर क्या होगा, V अपॉन R होगी। इसे समीकरण 3 नाम दे दिया। अब देखिए समीकरण 1 व 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, यानी हमारी I क्या है, V अपॉन R है, तो यहाँ पर हमने I का मान रखा V अपॉन R। उसके बाद समीकरण 1 में से हमने यहाँ पर तीनों I1, I2, I3 के मान रख दिए, यानी V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। अब यहाँ से हमने V कॉमन ले लिया, ये हमारे पास क्या आया, V कोष्टक 1 अपॉन R, और यहाँ से भी V कॉमन ले लिया, ये आया हमारे पास V कोष्टक 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। अब देखिए यहाँ से हमने क्या किया, V से V को कैंसिल कर दिया, हमारे पास क्या बचा, 1 अपॉन R बराबर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 डॉट डॉट डॉट। ये हमारा आया चौथा समीकरण। इसी को हम समांतर क्रम संयोजन या पार्श्व क्रम संयोजन कहते हैं। जब प्रतिरोध तारों को समांतर क्रम में लगाते हैं तो उनके तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम प्रत्येक प्रतिरोध के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। श्रेणी क्रम संयोजन तथा पार्श्व क्रम संयोजन में अब बात करते हैं हम अंतर के बारे में, यानी श्रेणी क्रम संयोजन और पार्श्व क्रम संयोजन में क्या अंतर होता है। देखिए सबसे पहला अंतर क्या है, इस संयोजन में यानी कि श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा का मान समान होता है, जबकि हमने देखा कि जो हमारा जो हमारा पार्श्व क्रम संयोजन है उसमें प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा का मान अलग होता है, यानी I1, I2, I3 होता है। उसके बाद हमने देखा कि श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर जो विभवांतर है वह अलग अलग होता है, यानी V1 प्लस V2 प्लस V3 होता है, जबकि पार्श्व क्रम संयोजन में या समांतर क्रम संयोजन में ऐसा नहीं होता। इसमें प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर जो विभवांतर होता है वह समान होता है। और तीसरा अंतर है कि श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का मान सबसे अधिक होता है, यानी श्रेणी क्रम में जो प्रतिरोध हैं उनका मान जुड़ जाता है, जिससे प्रतिरोध क्या होता है, सबसे अधिक होता है। जबकि समांतर क्रम संयोजन या पार्श्व क्रम संयोजन में कुल प्रतिरोध या तुल्य प्रतिरोध का मान सबसे कम होता है। क्यों? क्योंकि जो प्रतिरोध होता है उनके व्युत्क्रमों के जोड़ के बराबर होता है, इसी वजह से मान घट जाता है। अब बात करते हैं अमीटर तथा वोल्टमीटर में अंतर। हमारा जो अमीटर होता है वह किस काम आता है, परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा को ज्ञात करने में काम आता है,
हमारे परिपथ में जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है उसे ज्ञात करने के लिए कि कितने एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, हमारे एमीटर का प्रयोग किया जाता है। जबकि पथ के दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को ज्ञात करने में कि कितने वोल्ट का विभवांतर है उसे ज्ञात करने के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रतिरोध अल्प होता है, ये गलत लिखा हुआ है। इसका प्रतिरोध अधिक होता है, ये भी गलत लिखा हुआ है। ये उल्टे हो गए हैं। देखिए, जो इसका प्रतिरोध है यानी श्रेणी क्रम में हमारा प्रतिरोध जुड़ जाता है, अधिक होता है, तो इसका प्रतिरोध अधिक होगा, यानी अमीटर का प्रतिरोध अधिक होगा। जबकि वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध है वह कैसा होगा, कम होगा। तीसरा अंतर है, श्रेणी क्रम में लगाया गया अमीटर जो होता है श्रेणी क्रम में लगाया जाता है, जबकि वोल्ट मीटर जो होता है पार्श्व क्रम में या समांतर क्रम में लगाया जाता है। ये हम बात करेंगे इस चैप्टर के अन्य जो टॉपिक्स रह गए हैं उनको कवर कर लेंगे। आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं या थर्ड अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को कर देना एक लाइक और शेयर करना वीडियो को ज्यादा से ज्यादा। इसके अलावा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना वीडियो का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा, यह वीडियो आपको कैसी लगी, और अगर कोई आपका डाउट रह गया है तो उसको भी आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। धन्यवाद।